जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस्लाम की तबाहकारियाँ, और इसके अलावा हम बात करेंगे पीटीआई के जो केसेस हैं और जो कतर पर हमला है, इसी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद एजाज भट्ट साहब, आरफ जोश साहब। भट्ट साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। क्या पीटीआई के जो केसेस हैं, क्या वो मेरिट पे चल रहे हैं? क्या उसमें रिलीफ मिलेगा? देखिए रिजवान, बात यह है कि जो पीटीआई और वर्सेस स्टेट या वर्सेस गवर्नमेंट या वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। अब बात यह है कि इसके अंदर दो तरह के, मेरे नजदीक दो कैटेगरीज हैं केसेस की। एक तो वो है कि जो 9 मई की जो एजिटेशन थी, उस एजिटेशन के अंदर जो जलाओ घेराव था एक्चुअली, कि जब पीटीआई की क़यादत डिस्ट्रिक्ट वाइज या जो भी उनकी क़यादत लाहौर में थी, इस्लामाबाद में, किसी कैंट में, गैरिजन में, वो निकली और वो मॉब लेके उधर पहुंची, वो जो हसास इंस्टॉलेशन थी। एक तो वो केसेस हैं। जी जी। अच्छा, अब दूसरे केसेस कौन से हैं कि जो नॉन 9 मई वाले केसेस हैं, कि किसी का कोई जमीन का मसला था, किसी के कोई फलां एलिगेशन था, किसी के जनाब कोई गिफ्ट जब्त करने का था, किसी का कुछ। अब बात यह है कि वो जो 9 मई वाले हैं, वो आपके सामने अभी लास्ट टाइम जो अभी इन्होंने उसकी जो पनिशमेंट्स और वर्डिक्ट्स आए हैं, तो अब देखिए वो तो उन्होंने सुना दिए, लेकिन कुछ जो पेंडिंग उसी 9 मई में है, तो वो कुछ लोगों के क्यों पेंडिंग मतलब जा रहे हैं, उसमें डिले क्यों आ रहा है? तो क्या उसका मेरिट वही मेरिट नहीं बनता उस दिन का और उस वायलेशन का जो दूसरे लोगों के लिए बना है? जी जी। तो एक तो ये है कि ये मुझे तो इसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो माहिरीन हैं, वो जो सब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि दो लोग सेम ऑफेंस कर रहे हैं, सेम डे में कर रहे हैं, सेम टाइम में कर रहे हैं, एक को आप जो है वो आप सजा सुना रहे हैं और एक को आपने लटकाया हुआ है। तो मतलब ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ, इस सिस्टम के ऊपर। अब दूसरा जो 9 मई पे आ जाते हैं, जो 9 मई वाले जो केसेस हैं, अब उसमें जो बंदा भी देखें, ये बड़ी एक प्रेजुडिस की बात है, और वो कि जो माफी मांग लेता है, जो इनके साथ इनके कैंप में आ जाता है, उसको जनाब वाइट चिट मिल जाती है, और जो नहीं मांगता तो उसको कहा जाता है कि जी ये देखिए ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, ये फलां है, ये फलां है। एक्चुअली ये जो ट्रेंड सेट है ना, जो एक माइंड सेट है, जो ये ट्रेंड सेटिंग है, तो ये पाकिस्तान में आज से नहीं, ये तो लेट 70 से चल रही है। तो हम तो बड़ा खुश थे आज से 15-20 साल पहले कि भाई शायद इससे जान छूट जाएगी, लेकिन ये वो जान नहीं छूट रही। और हमारा लेजिस्लेशन का जो सिस्टम है, हमारा जो अदालती निज़ाम है, वो बुक ऑफ लॉ के पाबंदी में नहीं है, उसकी कंपल्शन में नहीं है। ये अपने पैरामीटर्स पर नहीं चल रहा, ये किसी की जाती मंशा पे चल रहा है, किसी के प्रेशर पे चल रहा है, किसी और की मर्जी पे चल रहा है। अगर ऐसे ही चलेगा तो देखें फिर इन केसेस का कोई हाल नहीं। जी जोश साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं क्योंकि आप गहरी नजर रखते हैं इस पे। क्या आप समझते हैं कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट चाहती है कि पार्लियामेंट में इन मसाइल का हल हो, केसेस जो है खत्म हो जाए? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बात यह है कि अपोजिशन तो ये चाहती है कि ये केसेस जो है ये अदालतों में हल हों। जी जी। लेकिन अब आने आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल बन गई है कि वो उनकी हालत भी ये होगी कि सितमगर तो इससे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी। हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। यानी मामला बिल्कुल इस सतह पे पहुँच गया है कि अब इंतहाई अबस है कि कोई शख्स ये तवक्को करे कि ये मौजूदा अदालतें जो है नीचे से लेकर ऊपर तक किसी को रिलीफ देगी अगर उसका ताल्लुक पीटीआई से है या अपोजिशन से है। उसकी वजह ये है कि आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने वो कमाल कर दिया है, और फिर उसके बाद बाकी इस तरमीम के बगैर भी आपके पास वो इख्तियार था कि जिसमें आप लोगों को जजेस जो लगाते हैं स्पेशल कोर्ट्स के, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी वाले जजेस हैं, ये वो आपकी मर्जी के ताबे है कि उन्हें जो आपने कहना उन्होंने ये फैसले करने हैं। अब इससे ज़्यादा बुरा मजाक पाकिस्तान के साथ या जुडिशल सिस्टम के साथ क्या हो सकता है कि एक शख्स को एक वक्त में 4 जगह आग लगाता हुआ दिखाया जाता है, और उसके बाद यानी कोई उसके मेरिट को नहीं देखता, कोई एविडेंस को नहीं देखता। मिलिट्री कोर्ट तो जाहिर है नहीं है, लेकिन सिविल जो कोर्ट है, अगर आम अदालतें जो है, अगर वो मिलिट्री कोर्ट वाला रोल इख्तियार कर ले, और जिस तरह उन्होंने 10-10 साल सजाए सबको, और किसको, लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों हाउसेज में, और बाकी जो उनकी टॉप क़यादत थी, तो उसके बाद कौन तवक्को करेगा? और यही खतरनाक ट्रेंड है कि जब लोगों को ये उम्मीद नहीं रहेगी कि भाई अदालतों से इंसाफ मिल सकता है,
तो उसके बाद फिर वही है जो नेपाल और बाकी जगहों पे हुआ है। अच्छा चौधरी साहब, क्योंकि सेनेट में भी कुछ लोग गए हैं, उन पे भी कुछ सवालात उठ रहे हैं बहुत से ऐसे कि क्योंकि उनकी बहनें वहां जाती हैं, वो कहते हैं उनके पास तो कोई ओहदा ही नहीं है, उनकी बहनों के पास, दूसरों सबके पास ओहदा है, तो कोई अंदर का तो कोई गेम तो नहीं है? मैं आपको अर्ज करूं, ओहदा किसके पास है और किसके पास नहीं है, सवाल ये है कि इमरान खान इस वक्त सख्त अजियत में है। जी। ये उनकी हिम्मत है, मैं समझता हूँ कि उनका इस्तेकामत है कि जो वो बिल्कुल डट के इमरान खान खड़ा है कि जी मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा, और यही चीज़ उसकी सदाकत का सबूत है कि जो शख्स दयानतदार होता है वही इतनी मुश्किलात बर्दाश्त कर सकता है। आप जिसको भी पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर जिनका पंजाब से ताल्लुक है या KPK से भी लोग हैं, जब आपने उनको ओहदे दिए हैं तो वो ओहदों में अपने तौर पर एक चाशनी है, एक मज़ा है, यानी गाड़ी का, मुराआत का, वो आप काम नहीं कर सकते जो काम यानी आम आदमी करता है जो मजलूम है। तो उसमें उनकी बहनें जो है वो अपने भाई को छुड़ाने के लिए अगर बाहर जाती हैं, उनका क्या पॉलिटिकल एजेंडा होगा। उनकी एजेस आप देखें, बेचारी चारों की चारों बहनें जो है, अब तो 3 जो है मुसलसल जा रही है, और उनके बच्चों को भी आपने पकड़ा हुआ है। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं जुल्म? और उसके बाद फिर आप उनसे ये कहते हैं कि जी ये बहनें जो है इनका कोई, इन्होंने क़यादत करनी, उन्होंने क्या क़यादत करनी है? क़यादत वाला मामला तो आप ख़त्म कर रहे हैं, आप क़यादत की बजाय आप चीज़ें और तरफ जा रही हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के ज़हन में भी दोबारा प्राइम मिनिस्टर की ख्वाब हो। इमरान खान के ज़हन में बिल्कुल ये बात है कि अब मैंने इस सिस्टम को बदलना है। उसके लिए चाहे वो अपनी ज़िंदगी में अगर नहीं भी कर सका, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इनकलाब हर सूरत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और खुदा के लिए इसको आज ही समझो, और ये अदालतों वलातों वाला सिलसिला जो है ये मजाक है, इस पे कोई एतबार नहीं करेगा। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह भट्ट साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, जिस तरह अभी हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ, इसके अलावा NDMA का किरदार आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बड़ा ये इस वक्त मैं समझता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा हौच पौच बन चुका है जी। कि NDMA की जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी जी। उस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। आप देखें कि 20 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो हैं इस वक्त अफेक्टेड है जी। और इस वक्त भी आपके 7 डिस्ट्रिक्ट्स तो बिल्कुल ब्लॉक पड़े हैं जी। उनके जो मरकजी दरवाजे हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के वो बंद पड़े हैं पानी से। ठीक है, अब आप देखें हेड पंजनत तक जी। आपको बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी आपको पानी पानी नजर आ रहा है, और लाखों लोग जो हैं बेचारे, बस्तियों की बस्तियां तबाह हो गई हैं। चलें कोई बात नहीं, पानी आया, हम इस बहस में नहीं जाते कि जी पानी कैसे आया, पानी आ तो गया ना। जब आ गया है तो आपने जो इतने बड़े अदारे बनाए हैं, आप देखें कि NDMA सूबों में भी मौजूद है, NDMA वफाक में मौजूद है। NDMA के बाद आप देखें कि आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास सिविल डिफेंस है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास फूड अथॉरिटियां हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे अदारे हैं। तो क्या मुझे एक बात बताएं कि आप देखें बोट्स हैं, अब लोगों को, लोग पानी के अंदर हैं, आपने उनको बोट्स में सवार किया हुआ है, जनाब उसकी मोटर नहीं चल रही। अब ये रिपोर्ट हुई हैं बातें हमारे सामने, आजकल सोशल मीडिया भी आपको पता है इतना एविडेंट है और इतना वाइब्रेंट है कि कोई चीज छुप नहीं सकती जी। तो अब आप देखें कि रहीम यार खान के इलाके में और जलालपुर का जो सारी वो पट्टी है, उधर अलीपुर और जलालपुर में 10 बोट्स दी गई हैं। 10 बोट्स में से आप देखें कि जो 9 बोट्स थी उसकी मोटरें खराब थी, और फिर प्राइवेट जो अदारे हैं वहां पे, जो प्राइवेट मल्लाह हैं, जो प्राइवेट जो किसी पार्क में कश्ती चलाता था, वो उसको लाया गया और उन्होंने वहां पे कितने कितने पैसे चार्ज किए हैं। इसका मतलब है कि हम 78 सालों में हम कब वेलफेयर स्टेट्स बनेंगे वो तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन आप देखें हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को क्या इतना एम्पावर भी नहीं कर सके कि हम 200-400 लोगों को पानी से निकाल सकें। तो नो डाउट है कि पंजाब गवर्नमेंट भी उधर खड़ी है, उनके मिनिस्टर्स भी खड़े हैं, सब कुछ हो रहा है, अपने एफर्ट्स जारी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एफर्ट्स नहीं जारी, लेकिन ये एफर्ट्स जो हैं इसका खातर खाक फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि आपका जो NDMA है इसका रोल बहुत पुअर
और परफॉर्मेंस बड़ी पुअर साबित हुई है इस क्राइसिस के अंदर। नहीं, डेली बेसिस पे वो अपनी खबरें दे रहे हैं कि नहीं, हम इतना देखिए, जो खबर है, देने से तो परफॉर्मेंस नहीं होती हम सर। इतने कंबल भिजवा दिए, इतना चीजें भिजवा हाँ दी जी, हैं। लेकिन बात यह है कि आपने जब बात यह है रेमेडी की कि कितनी % आप रेमेडी कर रहे हैं, जी, जी। आपके पास क्या पोटेंशियल है, रेमेडियल मेजर्स आपके कितने एंड यूजर तक पहुंच रहे हैं, जी, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना उसमें फर्क है, गैप है, जी, जी। यानी कि आपकी कैपेसिटी के अंदर और आप जो पहुंचा रहे हैं उसके अंदर बड़ा जी, गैप जी। है। चौधरी साहब, हर साल ये तबाहकारियां आती हैं, हम अभी भी वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे, और फंडिंग भी की जाती है, बहुत से बाहर से आते हैं कि इसको बेहतर किया जाए, छोटे छोटे डैम बनाए जाए, पानी को रोका जाए। उन चीजों से पंजाब ज्यादातर जो मुतासर होता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे कई साल पहले, उस वक्त पीटीवी में ये हालात नहीं थे, इसी तरह सैलाब के बारे में बात हो रही थी, तो खातून एंकर जो थी मुझे कहने लगी आप ये बताएं कि ये हालात कभी बदलेंगे। मैंने कहा आई एम सॉरी टू से, नहीं बदलेंगे। जी। उसकी वजह ये है, बात यहाँ किसी की नीयत की होती है। जितनी गवर्नमेंट्स आती है ना, हम बिल्कुल उनकी हालत वही है जिस तरह किसी ने पीएए के बारे में, एयर होस्टेसेस के बारे में कहा था कि जब आप उन्हें किसी सर्विस के लिए कहती है तो वो हैरान होती है कि हम तो यहाँ मौज मेला करने के लिए आए हैं और हमसे ये क्या मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो गवर्नमेंट्स हैं और ख़ासतौर पर मौजूदा हुकूमत, आप देखें वो अपना टिकटॉकर सिस्टम के लिए आई है, अपने आप का, यानी एक एक लुकमा जो लोगों का अगर आप उसमें पहुंचाते हैं तो उसके ऊपर आप अपना मोहर लगाते हैं कि ये लुकमा आपको आ रहा है मरियम नवाज की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से। और आपने पीर वाला, जलालपुर पीर वाला की हालत देखी। हमारे बहुत जय्यद साफ़ी हैं अहमद मीर साहब, जो वहाँ मौके पर गए और वहाँ यही बात जो भट्ट साहब ने की है, वहाँ पैसे मांगे जा रहे थे उन लोगों से। यानी आप अंदाजा करें कि वो लोग कश्तियाँ, सरकारी कश्तियाँ पे भी, ये सिर्फ यही नहीं है कि प्राइवेट, और लुटे पुटे लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपकी जिंदगी तब बचाई जाएगी, हमें इतने कोई 20-20 हज़ार या पता नहीं कितने कितने हज़ार उनसे मांगे जा रहे थे, लिए जा रहे थे। जी, जी, बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमतें इस तरह की हो, और उनके, यानी आपने देखा है कि सारी सूरत हाल में कुछ जरा बराबर भी फर्क पड़ा हो किसी चीज का, कि आप कोई डेलीगेशन ही कम लेके जाए, अगर आपने कतल ही जाना है तो आप इतना बड़ा डेलीगेशन सैलाब, यानी यहाँ आप ये याद होना चाहिए कि एक जमाना था कि जब ये आपके प्राइम मिनिस्टर जो थे गिलानी साहब, उन्हें यानी एक उनके दौर में हार दिया तुर्की की खातून अव्वल ने, और उनकी बेगम ने वो हार अपने लिए रख लिया। उसने सैलाब ज़दा या जल्जला ज़दगान के लिए दिया था, ये खबर निकली थी, बहुत ज्यादा हाईलाइट। और आप देखिए कि जब हालत ये हो कि जिनके पास इख्तियार है, जिन्होंने आगे बांटना है, अगर वो खुद ही खाना शुरू कर दे, अब सैलाब, जो मेरा पूरा शक है और मैं चाहता हूं कि ये शक सही ना हो, इसे इसकी तरदीद आए कि इस वक्त भी सैलाब ज़दगान के नाम पर खाया जा रहा है। और आज तो बल्कि लोग हमारे ऊपर एतबार ही नहीं करते, हमारे प्राइम मिनिस्टर पे। लोग कोई बाहर से इमदाद, आपने सुनी है कि इतनी बड़ी इमदाद कहीं से आ गई? उसकी वजह यह कि हमारी क्रेडिबिलिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर की जीरो है। लोगों ने समझ, जिन्होंने देखे ना कर्ज मुकाओ, यानी वो सारे मुहिम में आपने पैसे सारे वो खा लिए, उसके बाद और कितने कितने बड़े वाकयात हुए हैं जिसमें आपका दामाद और सारे लोग इन्वॉल्व हुए कि इस तरह लोगों के गरीबों की और मजलूमों की जो मदद के लिए लोगों ने भेजा था। तो ऐसे हालात में जब आपके हुक्मरान इस तरह के होंगे, उस वक्त आप तवक्को नहीं कर सकते कि ये इमदादें लोगों तक पहुँचे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपकी बनी हुई ना LDA, CDA, ये सारे MDA, जी, जी, ये जो वो कहते हैं, ये जो ऐसा ना करते तो ऐसा होता, अगर ये ना होते तो शायद लोगों की हालत ना होती। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हर जगह एनक्रोचमेंट खुद करवाई है, यानी हाउसिंग कानूनिया। और आप मुझे याद, कभी मैं तो हैरान होता हूँ इस सूरत हाल में, यानी खुद मेरे बच्चे भी परेशान होते जब मैं सड़क के गुजरता था, और मुझे हर जगह ये दरिया के किनारे जाके मेरी हालत गैर हो जाती थी। मैं दरिया रावी को देखता था, रास्ते में दरियाओं को देख, और मैंने कहा ये क्या करेंगे। मैंने मुकदमा वो लड़ा यहाँ स्वा रिवर का, यानी CDA की तरफ से, कि भाई आप इसकी विड्थ कम करते जा रहे हैं, नतीजातन एक वक्त आएगा जब ये दरिया आप बिल्कुल यूं हो जाएगा जैसे एक गंदा नाला है, और जब पानी का बहाव ऊपर से आएगा तो लोग डूब के मरेंगे, और लोग हमें रोएंगे कि कोई वकील नहीं था जो खड़ा होकर बात करता, कोई जज नहीं था। और यकीन माने उस वक्त के जज जो थे वो, यानी अब नाम उनका पहले देख चुका हूँ, उन्होंने बाकायदा मुझे कहा कि चौधरी साहब अब हम ही रह गए इस काम के लिए, और बुला के मुझे कहा कि जनाब
हमें आप जरा गौर सोचें, ये लोग बड़े जालिम हैं, आपको उठा लेंगे, आपको मार देंगे। जी जी यानी आप अंदाजा करें कि जब आपने अपने दरिया, किसी दुनिया में ऐसा नहीं है कि आपके दरिया, आपके जंगलात, आपके कब्रिस्तान, इसको आप किसी कन्वर्ट कर सके किसी और मकसद के लिए। यहाँ आपने हर चीज जो है वो कन्वर्ट कर दी, सांस लेने की गुंजाइश बाकी नहीं रही किसी के लिए। आप यानी कोई पार्क नहीं बचा, जी जी जंगलात नहीं बचे। जब ये सारी डिफॉरेस्टेशन इस हद तक हो गई है, हर शख्स जो भी इक़्तिदार में आया उसने जहाँ जहाँ हमला कर सकता था, मौका मिला उसने काम मौका किया। मिला उसने किया। जी जी भट्ट साहब, किस तरह देखते हैं कि हालिया जो सूरत हाल है इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि अवाम की बड़ी बुरी सूरत हाल है पंजाब की, और इस दफा तबाही दुगनी बल्कि तिगनी तबाही हुई है और अवाम बड़ी परेशान है। उस पे NGO तो कोशिश कर रही हैं, हमारी हुकूमत और जो अदारे हैं उनको भी इस पे भरपूर तरीके से काम नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत हंगामी बुनियादों पे काम करना चाहिए। और रिजवान, मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि देखिए, ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट है ये एक पूरा सब्जेक्ट है। जी जी इस पे PhDs हो रही हैं, इस पे बहुत काम हो रहा है, दुनिया में बहुत काम हो रहा है। तो क्राइसिस जो ये वाला क्राइसिस है जी, कि आप देखें कि ये पानी से भी पैदा हुआ, और पानी से जो क्राइसिस पैदा होता है ना, उसके असरात काफी अरसे तक रहते हैं। मसलन ये जो पानी है, ये जहां जहां भी गया है, यहाँ पे फसलें जो है ना, अगले 6 महीने या 1 साल 2 साल तक भी वहां पे फसलें दोबारा नहीं ग्रो कर जी पाएंगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे यानी कि जो क्रॉप है ये डिक्लाइन पे चली जाएगी आपकी उन ऐसे ही। इलाकों में। और आप देखें कि कितना बड़ा एक मैसिव प्लान चाहिए, और पूरी लीडरशिप, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अपोजिशन हो, वो सेनेट हो, वो कोई भी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, मुल्क रियासत को चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले और उन इलाकों में जाके ये बहाली का काम किया जाए। ये जो पोस्ट फ्लड ऑपरेशंस हैं ये शुरू किए जाएं। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, ये आपके कम से कम 1.5 से 2 करोड़ लोग अफेक्ट हो चुके हैं। ये अगर आपके उन इलाकों में आने शुरू हो गए, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है, कराची है, वो पेशावर है, अगर वो लोग वहां से यहां आने शुरू हो गए, तो आप देखें कि आपके शहरों का फिर क्या हाल होगा। आपकी जो है वो क्राइम रेशो किधर जाएगा, आपके पास जो है यहाँ के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर उन लोगों को आप वहीं पे फैसिलिटेट करेंगे, वहीं पे बहाली के काम करेंगे, तो वो लोग वहां पे रहेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। ये रोज रोज के इनके जो बैनुल अक़वामी दौरे हैं, ये इनको, मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या इधर यूज करूं, तो इनको कुछ ख्याल करना चाहिए। अपने दौरे खत्म करें और उन इलाकों में जाएं, और वहां पे सर्वेयर्स लेके जाएं, वहां पे साइंटिस्ट लेके जाएं, वहां पे डेमोग्राफिक एक्सपर्ट लेके जाएं, वहां पे ये काम करें जा रहे। जी आरफ चौधरी साहब, जिस तरह अभी हालिया कतर में जो हुआ है उस पे आप कैसे देखते हैं, इंटरनेशनल सतह पे क्या है? देखिए, मैं आपको एक करूं कि ये कतर पे हमला है, ये एक टर्निंग पॉइंट है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, सिनेरियो में। उसकी वजह यह है कि कतर जो था सबसे ज्यादा पीसफुल था और अमेरिका का बहुत अलाई था, और दूसरी ये है कि ये सारे गल्फ में बहुत ज्यादा अमीर भी है कतर हर लिहाज से। तो बात ये थी, और कतर में अमेरिका का अड्डा भी सबसे बड़ा अल हदीद के नाम से अड्डा कायम है। तो जो फैसिलिटेशन मिलती थी हर जगह हमले करने के लिए इजराइल को, वो मिलती थी कतर से। अब मौजूदा सूरत हाल में ये हुआ है कि कतर को बहुत बड़ा बेट्रेयल मिला है, और कतर को ये पूरी सारी एविडेंस मिल गई है इस बात की, जो हमने सुना देखा, कि ये हमला जो था ये इनके इल्म में था। 10 मिनट पहले तक पता था हमले का, यानी इसको अमेरिका को, और अमेरिका ने उसे नहीं रोका, और वो हमला करके उसके बाद अशशोई की कोशिश की गई है। इसका नतीजा जो मुझे निकलता नजर आ रहा है वो ये है कि एक तो शायद, क्योंकि अब तक अगर गैरत जाग गई तो शायद ये गल्फ और सऊदी अरब जो है ये सारा खिता इकट्ठा हो जाए, और दूसरा ये इसमें ताकत का तवाज़न बदलने की हर सूरत मुझे नजर आ रही है, और वो ये है कि टिल्ट जो है वो चाइना की तरफ जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो सिचुएशन आई है, चूंकि ये वो इस वक्त हाकिम उनका आया है जो वहाँ मौजूद है इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप, कि जिसने हर एक को अनॉय किया है, और उसकी पॉलिसियों ने बहुत ज्यादा तकलीफ, और बल्कि उसने वादा किया था, जो उसने वादा किया था उसकी उसने खिलाफ वर्जी की है। मुसलमानों के साथ वो वादा करके आया था कि ये जो फ़लस्तीनी रियासत है उसको वो बनाएगा। तो अब मामला ये है कि फ़लस्तीनी रियासत कायम क्या होनी थी, ज़्यादातर उनका जो कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रही है,
वो अमरीकी इमदाद से हो रही है। जी। तो इस तरह आप ये देखें कि अगर ये ताकत के एक्सेस बदल गए, तवाज़ुन बदल गया, जी। और चाइना जो अब पहले काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है, और ये मौजूदा सूरत हाल में चीज़ें रिवर्स नहीं होगी। अब इंडिया जिस सतह पे पहुंच चुका है, इंडिया को भी रिवर्सल की तरफ कोई नहीं जाने देगा मोदी को। तो उसमें ये है कि ये चाइना और रूस, और दे आर यूनाइटेड ना। उन्होंने अब ईरान को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इस सारी सूरत हाल में, और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये अपने कॉफन में आखिरी कील जो था ठोंक लिया है इसने, इजराइल ने। तो आने वाले दिनों में शायद इजराइल जो है वो उस तरह की सिचुएशन, अब मैं तो ये नहीं कह सकता विजफुल थिंकिंग के सफ़ा हस्ती से मिट जाए, लेकिन कम अज़ कम जो उसका ये ख्वाब था कि मुसलमान रियासतों को सफ़ा हस्ती से मिटा दे, जिस तरह उसने पहले बहुत ज़्यादा जितने भी हमले किए थे, उस सारे हमलों में बुनियादी तौर पर वो ज़्यादातर उनमें कोई प्रो अमेरिकन नहीं था ज़्यादातर। ये पहला हमला है जो प्रो अमेरिकन रियासत पे हुआ है, इसके नतायज जरा मुख्तलिफ होंगे। अच्छा शार्टली आप जो बात हुई, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, पाकिस्तान का क्या रोल होगा? पाकिस्तान इज नोवेयर। उसकी वजह यह ना, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है, बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिर्फ एक गुंजाइश है, और वो ये है कि पाकिस्तान चूंकि एटमी कुव्वत है, इससे पहले पाकिस्तान को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं मिलती थी। अब अगर ये सऊदी अरब और ये रियासतें इकट्ठी हो जाती है, और अगर फिर हमें करना ये होगा, हमारे लिए भी बहुत अहम मामला ये है कि अगर हम इस वक्त भी अमरीकी यानी स्टूजी रहते हैं और अमेरिका के उसमें इत्तेहाद में रहते हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो बची खुची इज्जत हमारी थी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ हम मुकम्मल तौर पर मकरूज है चाइना के, और हमारी बका का ताल्लुक चाइना के साथ इलाक में है, और हम अपने छोटे छोटे मफादात और ख़ास तौर पे मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान को रोकने के लिए हम अमेरिका की झोली में जाकर, अमेरिका ने कभी किसी को माफ़ नहीं किया और उसका कोई दोस्त जो है उससे बचा नहीं है। तो वो उसके बारे में बिल्कुल यही किसी ने सच कहा था कि मैं जिसको प्यार करता हूँ उसी को मार देता हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी पॉलिसी है। इसमें अगर नजरसानी ना की गई और जोज वक्ती और जो तंग नजरी के मायोपिक मद्दा रखा गया, और तो फिर मैं नहीं समझता कि हमारी भट्ट साहब, मैं बस लास्ट में के प्रोग्राम ठीक है, कतर के पे आप क्या कहते हैं, आपका जो मौक़िफ़ क्या है? देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो कतर है इसका रोल एक कस्टोडियन का था। आप देखें कि अगर हौसी और यमन की बात होती थी तो तब भी कतर उनको होस्ट कर रहा था। ठीक है। अगर उसामा बिन लादेन की और उस वक़्त अलकायदा की बात होती थी तो तब भी कतर होस्ट करता था। और अगर तालिबान से जब डायलॉग होते थे और पाकिस्तान और तालिबान और दूसरे ममालिक, तब भी कतर उन्हें होस्ट कर रहा होता था। तो कतर का रोल बड़ा ही एक पिवटल पॉइंट था। अब इसराइल ने असल में जो वहां पे हमला किया, जो मेरी नज़र में है, मेरी नाकस राय ये है कि वो पाकिस्तान को पैगाम है कि 15 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान के अंदर। उसमें कौन कौन था जी? वो 6 फरीकी कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि ट्राई कंट्री कॉन्फ्रेंस थी। उसमें चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान थे, और वो एक्चुअली चाइना ने उसका अरेंज किया था, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ये कहा गया कि आप दोनों जो है ना अपने मामला ठीक करें और खित्ते में, ताकि जो है ना वो आप दोनों सही तरीके से रह सकें। अब उस कॉन्फ्रेंस के जो रेपरकशंस हैं, जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं, एक्चुअली इजराइल उसको बड़े माइन्यूटली वॉच कर रहा था। अब अगर मुसलमान मुल्कों में अगर इजराइल को कोई खतरा है, अगर इजराइल को कोई टफ टाइम दे सकता है, वो या टर्की दे सकता है या पाकिस्तान दे सकता है ईरान के बाद। तो अब वो पाकिस्तान के लिए नेतन्याहू ने अपनी एक ट्वीट में भी और अपनी एक स्पीच में भी पाकिस्तान का नाम लिया है बाकायदा, और उसने इस तरफ इशारा किया है। कतर पे जो हमला है, एक्चुअली पाकिस्तान को मैसेज है कि देखो, अगर हम अपने अलाइज और हम अमेरिका के अलाइज जो हैं, यानी कि वो कह रहा है, नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिकन की जो एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की और इजराइल की एस्टेब्लिशमेंट, हमारे डिसीजन सेम है। अगर हम उसामा बिन लादेन को एबटाबाद से जब उठाया गया था और उस पर कोई नहीं बोला, तो इस पर भी कोई नहीं बोलेगा आपके साथ। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। आरफ चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हमने मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर बात की और कोशिश की कि आम जो मसाइल हैं वो हुकूमत हल करे, और जो सैलाब ज़दगान हैं उनके मसाइल भी हल करे। ये पंजाब गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, लेकिन वहाँ जो सैलाब है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आया है
और बहुत से लोग अभी भी सैलाब में फंसे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि उनकी मदद करे। आज के प्रोग्राम से रिजवान भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।